हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, चेहरे पर लाइए मुस्कान और निकाल लीजिए कॉपी और पेन, क्योंकि शुरू हो चुकी है आपकी क्लास। और इस क्लास का आनंद लेने के लिए आप कॉपी और पेन निकालेंगे और साथ साथ चीज़ों को लिखेंगे और सुंदर सा नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जो आप अपने मन से अपने तरीके से जो नोट्स बनाएंगे वो दुनिया की सबसे बेस्ट नोट्स होती है। और आप उस नोट से अपनी तैयारी को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, निकाल लीजिए कॉपी और पेन। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चीज़ों को समझने वाले हैं। उसमें क्या पहले समझते हैं, उसमें पहले हम लोग समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र क्या होता है। क्या समझेंगे आज हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र जो होता है वह जैसे कोई आवेश है या आवेश समुदाय है। कोई आवेश है या आवेश समुदाय है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, उस आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ऐसे समझे भाई, सिंपल सी बात, जैसे आप जहाँ पे रहते हैं, आप अपने गांव के बगल में या अपने गांव में ही खुद अगर कोई दुकान है, वहाँ पे अगर आप सामान लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको उधार बाड़ी मिल जाए। लेकिन वही आप दो चार गांव के बगल में जाएंगे, ठीक है, दो चार गांव के बगल में जाएंगे वहाँ पे सामान लेने के लिए और सोचेंगे भाई वहाँ पे उधार मिल जाए, तो आपको उधार नहीं, झापड़ पहले मिलेगा। ठीक है ना, कहेगा कि यार मैं तुम्हें कैसे उधार दे दूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ नहीं ना। तो आदमी आपको नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि वह आपका क्षेत्र नहीं है। जहाँ पे आपका क्षेत्र है वहाँ पे आपको उधार मिलेगा, लेकिन जहाँ पे आपका क्षेत्र नहीं है वहाँ पे उधार मिलेगा कबो नहीं। सोचना मत उधार मांगना, उधार मांगने जाना है, वही चार बात सुन के आना है, ठीक है। तो उधार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वह हमारा क्षेत्र नहीं है। तो जहाँ पे क्षेत्र होगा वहाँ पे हमें मिलेगा। तो उसी प्रकार से कोई आवेश है या आवेश समुदाय है, उसी प्रकार से कोई आवेश हो या आवेश समुदाय हो। ऐसे समझो भाई, देखो ये हमारा कोई आवेश हो गया, ठीक है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों ओर का वह क्षेत्र हो गया जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। जैसे दोस्तों, यहाँ पे अगर हमारा कोई परीक्षण आवेश हो, क्या हो, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। यह परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक ही होता है। क्या होता है? हमेशा प्लस ही होता है। यह परीक्षण आवेश नाम से देखो स्पष्ट है, परीक्षण आवेश परीक्षण करता है। परीक्षण आवेश क्या करता है? परीक्षण करता है किसका? विद्युत क्षेत्र का, कि उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है या नहीं, इसका क्या करता है? परीक्षण करता है। कौन? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश सिर्फ परीक्षण करने के लिए यूज होता है और यह अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है। क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है। कौन? परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश अत्यंत सूक्ष्म और धन आवेश होता है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो ये वाला आवेश कैसा बल अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि दो प्लस यानी समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को देख करके जलते हैं। ये इसको कहेगा मेरी नज़र से हट जाओ, तो ये भी कहेगा मेरी नज़र से हट जाओ, ठीक है। लेकिन वही अगर ये वाला कैसा होता? माइनस जाता, तो ये क्या करता? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब इसको अपनी तरफ आकर्षित करता। कौन? ये वाला इस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करता। क्यों? क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, विपरीत प्रकृति के हो गए। और विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र में क्या समझ में आया कि कोई आवेश हो या आवेश समुदाय हो, उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। वैद्युत बल रेखा, ये तो वैद्युत बल क्षेत्र था। अब हम लोग क्या समझते हैं? वैद्युत बल रेखा क्या होती है। वैद्युत बल रेखा, ठीक है, प्यारी सी हेडिंग को डालेंगे, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा क्या होता है? देखिए भाई, वैद्युत बल रेखा जो होता है ना, एक निष्कोण, बिना कोण वाला, एक काल्पनिक होता है, ठीक है। एक काल्पनिक, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं।
कहने का मतलब है कि जो कल्पना किया गया है, जो हम लोग यहाँ पे कल्पना करेंगे, वह जो है क्या करेगा कि एक वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को दिखाएगा। आप लोग कभी क्लास 10th में पढ़े होंगे चुंबकीय बल रेखाएं। क्या पढ़े होंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं में आप लोग सीखे होंगे कि भाई कोई चुंबक होता है, उस चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वह सदैव N से निकलकर S में प्रवेश करती हैं। N से निकलकर S में प्रवेश करती हैं और अंदर S से N की ओर आती हैं। ठीक है, तो कुछ उसी प्रकार से आपकी क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। तो पहले हमको समझना था वैद्युत बल रेखाएं है क्या है। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी डिफिनीशन को लिख लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, वे काल्पनिक, ठीक ना, ये काल्पनिक रेखाएं होती भैया, ठीक ना। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती ना, वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। छोटी और प्यारी डिफिनीशन है ना। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण को हम लोग समझते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण को समझते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के जब गुण को समझेंगे, जो चुंबक वाला गुण है वही हमें यहाँ पे लाके कॉपी और पेस्ट कर देना है, ठीक ना। कॉपी और पेस्ट कर देना। कौन वाला? जो चुंबक वाला हम लोग पढ़े हैं कि 10 में जो पढ़े हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुण होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? वैद्युत बल रेखाओं, नहीं चुंबकीय नहीं भाई, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला गुण क्या भाई? कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, देखो भाई आवेश 2 प्रकार के होते हैं ना, ठीक है। एक धन होता है, एक ऋण होता है। मैं 2 बना के फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। ये थोड़ा नीचे करें यार, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे कर रहा हूँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। सदैव धनावेश से देखो धनावेश से चल रही हैं। तीर क्या दिखा रहा है कि यहाँ से चल रही हैं और इस पर ये समाप्त हो रही हैं। कहाँ पर? ऋणावेश पर। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। गाते गाते ये सुन लो भाई, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये हुआ वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण। लिख लेंगे ना, एकदम कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं ना। पहला गुण क्या हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, दूसरा गुण क्या हो जाएगा भाई इसका? वैद्युत बल रेखाओं का दूसरा गुण ये हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, देखो भाई जरा समझो जरा, ये देखो वैद्युत बल रेखा हो गया यहाँ से यहाँ तक। देखो मैं एक ले रहा हूँ, देखो ये हमारा क्या हो गया? वैद्युत बल रेखा हो गया। एकदम सर। ये वैद्युत बल रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होगा। एकदम सर। भाई कोई भी रेखा होती है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो अगर ये वैद्युत बल रेखा है, तो ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है। तो इसके किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मैं इस बिंदु पर क्या कर रहा हूँ? ये स्पर्श रेखा खींच दिया इस बिंदु पर। तो वैद्युत बल रेखा जो ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, यह स्पर्श रेखा इस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा कौन? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई गई कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आप लोग अपनी कॉपी में ये दूसरा गुण छाप डालेंगे। ठीक है, तीसरा गुण, तीसरे गुण पे आते भाई। तीसरा गुण ये है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये कैसे पता चलेगा सर कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती? क्यों नहीं काटती भैया? इनके अंदर कौन सा ऐसा प्रेम है, ठीक है, कौन सी ऐसी दोस्ती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं? है दोस्ती कुछ ऐसी जो नहीं काटती हैं, मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, जैसे देखो यहाँ पे आपने इस बिंदु पर मिला करके ये स्पर्श रेखा खींच दिया। अगर आप जो है अगर ये काटती तो मान चलिए कि आप ये देखो अगर ये काटती तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ये हो गया, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ये हो गया कि जो दो बल दिखा रही हैं जो कि असंभव है। मतलब एक ही बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं हो जाएं, एक ही बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं हो जाएं, ये असंभव है। ये क्या है? असंभव है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, समझाइए भैया, समझा देना है। क्या समझा देना है? कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर देखो भाई, यहाँ पे कटा हुआ है, कटान बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं हो जाएंगी, एक दिशा ये वाला, एक दिशा ये वाला। ठीक है, कटान बिंदु पर वैद्युत बल की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि क्या है? असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो तीसरा गुण समझ में आ गया ना? एकदम सर झक्कास समझ में आ गया। चौथा गुण आते भैया। ठीक है, चौथा गुण समझते हैं। चौथा गुण क्या है? अगर वैद्युत बल रेखाएं ये जो हैं, अगर ये वैद्युत बल रेखाएं, देखो भाई ये वैद्युत बल रेखाएं मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। अगर वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर स्थित हैं, वैद्युत बल रेखाएं अगर समान दूरी पर स्थित हैं तो वह क्या करेंगी? तो वह एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, ये देखो क्या वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर स्थित हैं तो ये क्या दिखाएंगी? एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगी। अब वही अगर ये एक समान दूरी पर ना स्थित हो, देखो ये एकदम चपक गई, ये दूर भाग गई, ये एकदम चपक गई, ये एकदम दूरी भाग गई, तो ये क्या है? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है। एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है। बोलो भाई क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वह समान दूरी पर नहीं है, समान दूरी पर नहीं है। तो जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? समान दूरी पर होंगी। जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होंगी वह एक समान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगी, और जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर नहीं होंगी वह एक असमान वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगी। ठीक है, एकदम भाई आपको ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण को समझ में आ गया। अच्छा, अगर केवल यहाँ पे तो हमने धन और ऋण दोनों ले लिया, धन और ऋण दोनों ले लिया, तो केवल धन हो सकता है, केवल ऋण हो सकता है, दोनों धन हो सकता है, दोनों ऋण हो सकता है, तब हमारी वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? आइए दोस्तों हम उसको समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? कि अगर केवल धन हो, केवल ऋण हो, या दोनों धन हो या तो दोनों ऋण हो, इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए भाई देखिए जरा, ये हमारा केवल धन है, केवल धन है। केवल धन होगा तो क्या होगा? अभी आपने देखा कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से दूर जाती हैं, तो ये धनावेश है, इससे क्या होंगी वैद्युत बल रेखाएं? बेचारी दूर जाएगी। कौन दूर जाएगा? वैद्युत बल रेखा जाएगा। भाई मैं नहीं जाऊँगा, ठीक ना, मैं दूर जाने वाला नहीं हूँ ना। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? धनावेश से सदैव दूर जाती हैं, जबकि ऋणावेश के पास आती हैं, ऋणावेश के पास आती हैं। अगर यहाँ पे आप ऋणावेश ले लेते, लो भाई ले लिए ऋणावेश, ऋणावेश ले लिए, तो क्या होगा? इसके पास आएंगी, ऐसे कुछ आएंगी। आ जाओ भाई इससे ये बना देते हैं। वैद्युत बल रेखाएं इसके क्या होंगी? पास आएंगी। देखो ये वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के पास आएंगी। ठीक है, तो अगर केवल धनावेश रहेगा तो दूर जाएंगी, और केवल ऋणावेश रहेगा तो ऋणावेश के पास आएंगी, ऋणावेश के पास आएंगी। लेकिन वही अगर दोनों धन हो जाएं, दोनों धन हो जाए तब क्या होगा? ठीक है, देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना। लो भाई हथवैस मिटा दिए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दोनों अगर धन हो जाए तब क्या होगा? लो भाई ये धन हो गया, क्या हो गया यार इसको?
ठीक है। ये देखो लो भाई, ये धन हो गया और ये भी धन हो गया, दोनों धन हो जाए तब क्या होगा? अगर दोनों प्लस हो जाए, दोनों प्लस हो जाए तब क्या होगा? तो आपने क्या देखा, प्लस वाले से दूर जाएगा, ये देखो दूर हो गया, ये प्लस वाला इससे भी दूर हो जाएगा, ठीक है। इससे दूर हो जाएंगे वैद्युत बल रेखाएं, लो भाई दूर हो जा रही हैं, पास नहीं जाए, देखो ऐसे पास नहीं गया, क्या हो गया? दूर हो गया। ये देखो पास नहीं गया, इधर से इधर नहीं गया, पास दूर हो गया, ठीक है। देखो भाई दूर हो जाएगा, ये देखो ऐसे तिरियो बना देना, यस सर, तिरिया तो बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, ये देखो दूर जा रही हैं, ये देखो दूर जा रही हैं, ये देखो दूर जा रही हैं, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से क्या होती हैं? दूर जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऋण आवेश हो जाए तब क्या होगा? दोनों माइनस ले ले तब क्या होगा? देखो भाई, ये माइनस हमने ले लिया और यहाँ पे ये माइनस ले लिया, दोनों माइनस ले लिया, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी? माइनस की ओर आएंगी। लो भाई, ये देखो यह आ गई, ये देखो कह सकते हो कि ऐसे देखो आ गई, ठीक है, ऐसे देखो आ गई, इधर देखो ये यह आ गई ना, इधर देख लो भैया, ठीक है। ये बतिया आपको समझ में आ रही है ना कि वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की ओर आती हैं, ऋणावेश की ओर आती हैं, जबकि धनावेश से दूर जाती हैं। तो आपने क्या देखा, ठीक है, पहले आपने सीखा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश, कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। फिर हमने आपको बताया कि वैद्युत बल रेखा क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं या वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं। बाकी आपको वैद्युत बल रेखा के गुण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक भाई। तो आप लोग इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं। आज के टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार फिक्स रहता है, उसका मात्रा क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, ठीक है, या तो उसकी परिभाषा में पूछ लेता है, ठीक है। तो अब समझने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आप लोग हेरी डालेंगे भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले चुके होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते भाई, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे इंग्लिश में अगर लिख दें तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या? इंटेंसिटी मीन्स होता है तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, FIELD। तभी मुझे लग रहा कुछ गलत लिखा हूँ ना, हाँ अब सही है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। दोस्तों अभी आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, अभी आपने क्या देखा था कि वैद्युत क्षेत्र कोई आवेश हो, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। मतलब इसके क्षेत्र में, इसके इतने क्षेत्र में कोई और दूसरा आवेश आएगा, चाहे यहाँ पे रहेगा, चाहे यहाँ पे कहीं, मतलब पूरे क्षेत्र में कहीं भी रहेगा, तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। वह सर ये तो हमको पता है, अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पे ये कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, ये तो अभी हमें नहीं पता चला, ये तो अभी हमें नहीं पता चला। और ये बताएगा कौन? ये बताएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लो बन गई डिफिनीशन, बन गई डिफिनीशन। क्या डिफिनीशन बनी? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह राशि है जो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह राशि है जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के मान को बताती है। हो गया डिफिनीशन। एक प्यारी डिफिनीशन तो ये हो गई, और भी डिफिनीशन हो सकती है, और भी डिफिनीशन हो सकती है, लेकिन पहले इस वाली को समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह राशि है या वह भौतिक राशि है, ठीक है, वह राशि है या वह भौतिक राशि है जो क्या बताती है? जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर, जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के मान को बताती है, या वैद्युत बल को बताती है कि इतना वैद्युत बल लगा। अरे भाई यहाँ पे कितना लगा, यहाँ पे कितना लगा, यहाँ पे कितना लगा, इतना तो हमें पता है कि जो पास में जितना होगा उस पर ज़्यादा होगा, जो दूर होगा उस पर कम होगा, लेकिन कितना होगा ये कौन बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा। ये कौन बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगा। तो आप लोग डिफिनीशन लिख लेंगे ना। क्या डिफिनीशन लिखेंगे? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, वंस मोर रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से लिख सको। क्या लिखोगे? कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के मान को बताती है। जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के मान को बताती है। ठीक है, आइए दोस्तों और इसकी प्यारी सी डिफिनीशन समझते हैं। आपको लगेगा अरे सर जो आपकी बताए वो तो उस पहले वाले से भी अच्छा है, काहे खातिर इसको बता दिए। अरे भैया 2-3 डिफिनीशन समझेंगे तब न मजा आएगा। हाँ एकदम मजा आएगा। देखो भाई दूसरी डिफिनीशन को इस फार्मूले से याद रखेंगे, E बराबर F/Q0। दूसरी डिफिनीशन हो गई E बराबर F/Q0। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यफ तो हमको पता है सर, यफ वैद्युत बल है। यफ क्या है? वैद्युत बल है। और Q0 अभी हमने बताया परीक्षण आवेश है। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, बहुत ही छोटा होता है, केवल परीक्षण करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही छोटा होता है। कौन? परीक्षण आवेश। तो Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। यफ क्या है? वैद्युत बल है। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बन गई डिफिनीशन। देखो भाई कैसे, ये वाला आवेश वैद्युत बल कब अनुभव करेगा? जब इस वाला जो सोर्स आवेश रहेगा, जो स्रोत आवेश रहेगा उसके वैद्युत क्षेत्र में रहेगा, जो स्रोत आवेश रहेगा उसके वैद्युत क्षेत्र में रहेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो भैया एकदम क्लियर है ना? एकदम क्लियर है 110%? एकदम सर। फिर से देखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक भाई, मात्रक बीमा देख लेते भैया। एकदम सर, मात्रक बीमा दिखा दीजिए भाई। मात्रक तो आप चुटकियों में निकालते होगे, अब मात्रक चुटकियों में निकालते होगे ना। देखो भाई, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो हो गया भैया न्यूटन प्रति कूलाम। हो गया इसका मात्रक क्या? न्यूटन प्रति कूलाम। हो गया खेला। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा देख लेते हैं। यस भाई, बीमा देख लो भैया। बीमा क्या हो जाएगा? बल का बीमा MLT-2, MLT-2। भाई बल का बीमा उमा ना एकदम जुबान पर रख लो, ठीक है, नहीं तो हो गई फिजिक्स की कल्याण तुम्हारी। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? AT। आवेश की क्या हो जाएगी? AT। अब क्या हो गया भैया? देख लो इधर, ML कितनी बार है? एक ही बार है। T कितनी बार है? 2। एक नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। MLT-3, A-1। लो हो गया भैया। ठीक है, तो बल का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा क्या हुआ? MLT-3, A-1। अच्छा, अगर बात करें ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, मतलब कैसी भौतिक राशि है ये भौतिक राशि आपको देख के समझना चाहिए कि ये भौतिक राशि हमारी सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें बल है, और बल तो हमारा सदिश होता है, बल तो हमारा सदिश होता है। तो नीचे क्या लिख सकते हैं भाई? यह सदिश भौतिक राशि है, यह सदिश राशि है, ऐसे लिख सकते हैं, यह सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा, दिशा और परिमाण दोनों होगा। अगर परिमाण से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन दिशा से बहुत ही मतलब है, दिशा से बहुत ही मतलब है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? यह सदिश राशि है, इसकी दिशा यानी जिसकी भी बोल सकते हैं, जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है, जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है। जिधर आपका बल लगेगा उधर आपका क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक है ना, बल की दिशा में होती है। ठीक है, किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन हमने 2 डिफिनीशन लिखवा दिया ना। दोनों डिफिनीशन क्या लिखवा दिया? पहला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह राशि है जो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के मान को बताती है। दूसरा डिफिनीशन में लिखाया कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
ठीक है। मात्रा क्या हुआ, न्यूटन प्रति कूलम। बीमा क्या हुआ, mLT-3 A-1। और कैसी राशि है ये, सदिश राशि है, तो दिशा क्या हो जाएगा, बल की दिशा में। ठीक है। चलो भाई एक चीज़ और समझ लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और ये टॉपिक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आगे जितनी भी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है। उसमें इस टॉपिक का जो भी बताने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का आगे आने वाली टॉपिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही दिमाग लगा करके समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आगे तभी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। इसको भाई मिटाता होता हूँ ना। ठीक है। हाँ भाई हो गया होगा। ठीक है। एक बार साइड हो गया हूँ, ताकि नहीं हुआ होगा तो आप लोग नोट कर लिए होगे वीडियो को रोक करके। ठीक है। तो हेडिंग क्या डालेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में कैसे लिखेंगे भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब कोई पॉइंट चार्ज है। क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के कारण, उस पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वही तो हमको समझना है, वही तो हमको समझना है। समझा दीजिए सर। लो भाई आओ जरा ध्यान दो, मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। बस केवल ध्यान दो। ये देखो हमारा कोई है, क्या है, बिंदु आवेश है। और कैसा बिंदु आवेश है, धन बिंदु आवेश है। कैसा बिंदु आवेश है, धन बिंदु आवेश है। अगर भैया ये आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके चारों वैद्युत क्षेत्र होगा। मान लेते भाई इससे यहाँ से स्मॉल r मीटर की दूरी तक क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इसके वैद्युत क्षेत्र में ये साहब आ गए। ये साहब कौन आ गए भैया, परीक्षण आवेश। पहचान लो इनको, बड़े काम आएंगे। ठीक ना। परीक्षण आवेश है ये। तो परीक्षण आवेश है तो ये प्लस है, तो इनको क्या करेगा, कहेगा हट जाओ मेरी नज़र के सामने से, मुझे तुमसे बहुत नफरत है। ठीक है भाई। तो इसको नफरत है, कोई बात नहीं भाई, तुम नफरत करो, लेकिन हम आपसे नफरत नहीं करने वाले हैं। ठीक ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस इस वाले प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब देखो बल की दिशा इधर हो जाएगी। ये क्यों इधर हुआ, क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है। ये इसको मिलाने वाली रेखा मान लेते भाई, दोनों आवेशों को ये क्या है, मिलाने वाली रेखा है। ठीक है। बन जा बन जा बन जा सिम सिम। ठीक। ये क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। यहाँ तक इसका वैद्युत क्षेत्र था बिंदु आवेश का, तो यहाँ पे परीक्षण आवेश है, तो ये बिंदु आवेश प्लस है, परीक्षण आवेश भी प्लस होता है। इसको क्या भगाएगा, दूर भगाएगा। ठीक है। प्रतिकर्षित करेगा। वही अगर ये माइनस होता, यहाँ पे साथ साथ समझाते चलते भाई, अगर ये माइनस होता, ये कुछ ऐसे होता। ठीक है। क्या हो गया यार इसको। ठीक है। ये वाला लेते भैया, ये बढ़िया चल रहा है। यह लग रहा है ये खाना पीना खाया है। तो ये माइनस आवेश है और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है। और इसका यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। तो ये वाला इसको क्या करेगा, आजा। ठीक है। बुलाएगा अपने पास। ठीक है। आकर्षित करेगा यार। ठीक है। ये देखो आकर्षित कर लिया। ठीक है। ये वाला इसको आकर्षित कर लिया, क्यों, क्योंकि विपरीत है। और ये वाला इसको प्रतिकर्षित कर दिया, क्यों, क्योंकि समान है। ठीक है। तो अब हमें निकालना है भाई, देखो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम ने हमको क्या बताया कि जहाँ पे दो आवेश अगर पास पास में रखे हैं तो उनके बीच एक वैद्युत बल लगता है, और वह वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो कूलाम ने बताया। कूलाम ने बताया कि अगर दो आवेश पास पास में रखे हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है, और वह बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो आज भाई कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार यह बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल के, ये क्या है, स्मॉल के नियतांक है, स्मॉल के Q1 जगह पे Q और Q2 जगह पे Q0 बटा दूरिया क्या है, दूरिया R है, दूरिया R है, R स्क्वायर, या बराबर स्मॉल के Q0 अपान
आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या चाहिए, ध्यान से देखो इधर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो क्यू जीरो को नीचे में उठा के भेज देना, एफ बटा क्यू जीरो बराबर स्मॉल के क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल के क्यू अपान आर स्क्वायर, एफ बटा क्यू जीरो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ बटा क्यू जीरो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो इससे पहले ये पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन क्या पढ़े हैं कि एकांक या एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, और इसी के को क्या लिख सकते हो, 1/4 एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं। ये कब लिखेंगे, जब हमारे दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में रहेंगे। अगर हमारे दोनों बिंदु आवेश, ये दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में ना हो करके, वायु या निर्वात में ना हो करके किसी माध्यम में हो जाए, किसी माध्यम में हो जाए। ठीक है, यदि बिंदु आवेश कहाँ पर हो भैया, यदि बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो, किसी माध्यम में हो, किसी माध्यम में हो, जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में रहेगा तो यह बराबर स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल के ना लिख करके ये देखो 1/4 एप्सिलॉन जीरो बड़का के, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन जीरो बड़का के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये बड़का के क्यों आ जाता है सर, अरे भैया बताया नहीं है आपको, परावैद्युतांक बताए ना, के बड़का के बराबर एफ बटा एफ एम। ठीक है, और उसी को एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन जीरो भी बताए होंगे, यानी माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को घटा देता है, परावैद्युतांक कहलाता है। मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। ठीक है, कौन, ये कैपिटल के। तो अगर दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में रहेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में ना हो करके किसी माध्यम में रहेंगे तब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, अगर प्लस आवेश रहेगा तो वैद्युत बल इधर, अभी हमने लिखाया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और उसकी दिशा वैद्युत बल की दिशा में होती है। तो अगर प्लस रहेगा तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर, और माइनस रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर। लिख ले भैया इस बात को नोट पॉइंट में, मजा आएगा एकदम सर, मजा आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट में करके लिखोगे आगे बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, एक तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर याद रखो, या ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह आवेश और उनके बीच की दूरिया पर डिपेंड करता है, आवेश और उनके बीच की दूरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर। चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, दोनों याद हो जाएगा यार। ठीक है, कई बार बोलोगे कई बार पढ़ोगे, अपने आप दोनों याद हो जाएगा, भूलना चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे। ठीक है, अब देखो भाई क्या हो जाएगा नोट में कि प्लस आवेश अगर रहेगा, ठीक है, प्लस आवेश रहेगा तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो दूर जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन अगर माइनस रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर हो जाएगा। ठीक है, देखो तीर किधर आया है, आवेश की ओर आया है, तीर किधर गया है, आवेश से दूर गया है। ठीक है, दूर कब होगा, जब प्लस आवेश रहेगा, पास कब आएगा, जब माइनस आवेश रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं बस इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वाली क्लास यानी जो अब की बार जो मिलेगी क्लास आपको, उस वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और साथ ही साथ ये तो भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये तो एक नंबर के लिए। इसमें जो चीज़ बताया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विमा सूत्र, परिभाषा एक नंबर पूछा जाता है, और आप इसकी बनावट, इसकी मतलब कह सकते हैं कि कितना छोटा कितना बड़ा, इसको देख करके समझ गया होगा कि हाँ एक ही नंबर के लायक है भी है। लेकिन अगली क्लास में जो हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान से सुनना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस वाली क्लास को बहुत ही शिद्दत के साथ लीजिए और अपनी कॉपी अपने नोट्स को बढ़िया से एकदम तन मन धन से बनाइए, ताकि लगे कि आपने कुछ बढ़िया सा नोट्स बनाया हुआ है और वो नोट्स आपको आपकी तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सब कुछ काम कर रहे होंगे, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ
उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, नए जोश और नए जुनून के साथ, ठीक है। और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो, क्योंकि देखो पीछे वाली चीज़ से जितनी आगे वाली चीज़ें आपको मिलेंगी, पीछे वाली चीज़ से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। जितनी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे वो चीज़ें पीछे वाली चीज़ों से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। तो जब आपका वो चीज़ पीछे वाला बढ़िया से तैयार रहेगा, मैं जितना चीज़ आगे पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार मैंने पीछे वाला पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ज़्यादा मज़ा लेने के लिए आपको पीछे वाला ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे मज़ा भी आएगा और इसी साथ तैयार भी होता जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।